हाय गाइज। हेलो दोस्तों। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भारतीय संविधान की व राज्य व्यवस्था किस तरह हमारे भारतीय घटनाएं अनेक घटनाएं जो ब्रिटिश काल में भारत में अनेक घटनाएं घटी उससे प्रभावित हुई। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये घटनाओं को भी हमने दो भागों में बांटा है। ये घटनाएं कितने भाग में हैं? दो भाग में। ठीक है, ये दो भाग कौन कौन से थे? पहला बताया था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान की घटनाएं, और दूसरा बताया था जब क्राउन के हाथ में हमारा शासन चला गया। क्राउन मतलब वहाँ की महारानी, यानी सीधे कहिए ब्रिटिश सरकार के हाथों में जब हमारा शासन चला गया था, जो 1858 से था। आप सभी जानते हैं कि 1857 में एक सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। कई भारतीयों ने इसे कहा है, किंतु उन लोगों ने इसे सिपाही विद्रोह माना था। उसके बाद वहाँ की क्राउन ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को अपने हाथों में ले लिया। यूँ कहें कि 1858 से हमारा देश ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। ठीक है, उससे मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत मुख्यतः 4 ऐसे एक्ट या कानून बने थे जिससे हमारा ये संविधान प्रभावित है। जिसमें पहला आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बातें हैं मुख्यतः। देखिए, इसमें पहली बात है बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बने। मतलब बंगाल के जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर स्वतंत्र होते थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंटी हुआ, बंगाल हुआ, बम्बई हुआ, 3 प्रेसिडेंसी थे, तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। या ध्यान रखेंगे शब्द पे, जनरल यहाँ यूज हो रहा है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। ये शब्द आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल बंगाल का और फिर भारत का गवर्नर जनरल, तीनों 3 पद हैं, और ये तीनों अलग अलग एक्ट के तहत पद बनाए गए हैं, जिनके कुछ अपने कार्य भी अलग हैं। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल, समझ नहीं पाते हैं टर्म को लोग, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों 2 टर्म है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। साथ ही, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, साथ ही इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। यहाँ पर देखिए क्या है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसका मतलब कि कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापार संबंधित कार्य देख रही थी। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल जब बनाया गया, तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता, यानी कि ब्रिटिश की जो संसद थी, उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दे दी इस एक्ट के तहत। और इसी अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये एग्जाम में आता है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखेंगे 1774 ईस्वी में। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नॉर्मल चीज़ है। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा जाता था? कंपनी की गवर्निंग बॉडी। ठीक है, तो जैसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की 3 चीज, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर देखिए भारत में किस तरह से कंपनी के माध्यम से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार नियंत्रण ले रही है। ठीक है, अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए जितने भी एक्ट बने 1773, 84, अच्छा आप ध्यान रखेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के पहले एक 1781 का भी एक्ट बना था। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें ये था कि 1773 में ही जो बने थे 1773 के जो एक्ट थे उसमें थोड़ा सा सुधार ये किया गया था 1781 में इसमें सुधार किया गया था। इसमें सुधार ये किया गया था कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्य जो कलकत्ता की सरकार थी उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, आप याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1781 में कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। तो चलिए 1781 में इतना ही था। अब आइए जानते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ठीक है। इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। देखिए कंपनी के राजनैतिक का मतलब शासन से संबंधित होता है, वाणिज्यिक का मतलब व्यापार से संबंधित होता है। ये हो गया शासन, राजनीतिक मतलब शासन से संबंधित काम, वाणिज्यिक मतलब व्यापार से संबंधित। कंपनी पहले व्यापार ही करती थी सिर्फ, तो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। दूसरा क्या है, अब कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल, देखिए व्यापारिक मामलों के लिए अब दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया। जो व्यापारिक मामला देखेगा उसके लिए निदेशक मंडल होगा। आज भी डायरेक्टर होते हैं किसी कंपनी में, उसी को निदेशक मंडल यहाँ कहा गया है। और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण ऑफ बोर्ड, और जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग जो किया गया था तो ये दोनों के लिए अलग अलग फिर व्यवस्थाएं बनाई गई। राजनीतिक के लिए हो गया क्या, राजनीतिक के लिए नियंत्रण ऑफ बोर्ड हो गया, और वाणिज्य के लिए क्या हो गया, निदेशक मंडल, वाणिज्य के लिए हो गया, ठीक है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, बनाया गया। यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, द्वैध शासन, द्वैध शासन आप याद रखेंगे, इसे डायरची सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, इसे डायरची सिस्टम भी कहते हैं। तो द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप याद रखेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हुआ था, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, यानी कि अब जहाँ तक ब्रिटिश नियंत्रित भारत का क्षेत्र था, सभी नागरिक और सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। अब इस पे कंट्रोल हो गया, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड का, नियंत्रण बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो राजनीतिक मामलों को देखती थी, उसका नियंत्रण कहाँ, पूरे ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक व सैन्य, सभी नागरिक व सैन्य को राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसे, यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। अगला क्या है, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इसका मतलब पहली बार ऐसे सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1773 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है, जनरल बनाया गया था उससे। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ 1833 में फिर उस बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। यही टर्म अलग अलग है, अब ध्यान रखेंगे एग्जाम में आता है, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग टिक मार कर चले आते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा है, पहला कौन था, तो भारत के गवर्नर जनरल को मार देते हैं। तो आप इस टर्म को अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। इसने मद्रास मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को जब भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो फिर क्या हुआ,
मद्रास मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधित, विधायिका उसे कहते हैं जहाँ कानून पारित किया जाता है। आज भी हमारे संसद में जो बिल लाए जाते हैं उसे, तो उस बिल में क्या है, विधायिका, विधायिका में क्या है, लोकसभा राज्यसभा आज भी हैं, तो यहीं से आज भी कानून या एक्ट जिसे अधिनियम कहते हैं बनता है। तो मद्रास और मुंबई के गवर्नर को क्या कर दिया इसने, विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। ठीक है, वंचित कर दिया। अब बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो जब ये वंचित कर दिया गया तो अब कौन कानून बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल जो है वही कानून बनाएगा। ठीक है, किसके लिए, मद्रास और मुंबई के लिए भी। अब आगे आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग करती है। इसमें देखिए क्या है, पहले भारत के जो गवर्नर जनरल बने तो उसमें क्या था कि विधायी और प्रशासनिक, विधायी उसे कहते हैं कानून बनाने की जो भी चीज़ होती है, प्रोसेस होती है, उसे विधायी बोलते हैं। प्रशासनिक मतलब जो कानून बन गया उसको अमल में लाना, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। तो ये दोनों कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान परिषद कहा गया। जो 6 नए पार्षद जोड़े गए इसके तहत उन्हें क्या कहा गया, विधान परिषद। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये विधान परिषद का बहुत इंपॉर्टेंस है। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठन किया गया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। आज जो हम लोकसभा राज्यसभा दिख रहे हैं, तो ये जो परिषद है लोकसभा राज्यसभा, इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई थी, बस 1853 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती में चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ किया और खुली प्रतियोगिता हुआ। और 1854 में एक मैकाले समिति यानी कमेटी का गठन हुआ था, मैकाले कमेटी। 1854 में याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में कि मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा सिविल सेवा, भारतीय नागरिकों के लिए सिविल सेवा के लिए। ठीक है, जिसमें कि भारतीय नागरिक भी सिविल सेवा में अब बैठ सकते हैं एग्जाम में। तो यहीं से शुरुआत हुई थी, खोल दी। देखिए नोट, हमने कुछ ऊपर टर्म यूज किए थे, गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, आप समझ लें, एग्जाम में आते हैं, तीनों अलग अलग हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था पूछेगा, कोई और होगा। भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा, कोई और होगा। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लुसेंट या किसी ऐसे जगह पे भारत या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था पढ़े होते हैं और टर्म को समझ नहीं पाते हैं, और जो पढ़े होते हैं प्रथम कौन था उसी के बारे में मार देते हैं। तो यहाँ आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। गवर्नर जो था मद्रास मुंबई बंगाल में अलग अलग होते थे। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास मुंबई बंगाल, जो तीनों में अलग अलग होते थे। इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था गवर्नर। ठीक है, दोस्तों हैंडराइटिंग अभी सही नहीं है, आप उसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, शब्द याद रखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसमें बंगाल शब्द यूज हो रहा है, इसके बनने से ही मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। ठीक है, और ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो जब आएगा बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे, तो आपको हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रथम थे। ठीक है, और भारत के जब आएगा तो वो चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब कहाँ, भारत का बना दिया गया। ठीक है, और ऐसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब बंगाल के आएगा प्रथम कौन हुए, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और जब भारत का आएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं। जो भारत का संविधान जो प्रभावित हुआ हमारी घटनाएं से, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जहाँ तक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 तक में जो भी एक्ट बने वहाँ तक मैंने व्याख्या किया। अब अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देखना ना भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 1858 से 1947 तक जब क्राउन का शासन था, किसका शासन था,
क्राउन का शासन। इसमें क्राउन मतलब ब्रिटिश की महारानी को क्राउन बोलते हैं, क्राउन का मतलब महारानी होता है। तो जब इनके शासन यानी 1857 में सिपाही विद्रोह, जिसे हम लोग प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसके बाद वहाँ की क्राउन ने भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्या ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। तो ये 1858 में हुआ था। तो आगे हम लोग जब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर क्राउन में लिया गया था, वहाँ से पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से एक्ट बने जिससे हमारा भारतीय संविधान प्रभावित हुआ है। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो देखना ना भूलें। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो मेरा इसका, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप जरूर देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों।